सुप्रभात। आज तारीख है 2 मार्च 2026। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। ये बैठक देर रात आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात की समीक्षा की गई। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि मामला क्या है। CCS देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा समिति होती है। जब भी सीमा सुरक्षा, सेना, विदेश नीति या किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति बनती है तो इसी कमेटी में उच्च स्तरीय चर्चा होती है। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी बैठकों को काफी अहम माना जाता है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार हालात पर पूरी नजर रखे हुए है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारी मजबूत रखना चाहता है। यही वजह है कि शीर्ष स्तर पर यह बैठक बुलाई गई। तो कुल मिलाकर आज सुबह की ये बड़ी खबर यही है कि देश की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है और सरकार हर पहलू पर सतर्क है। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट या आधिकारिक बयान सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आज कश्मीर घाटी से बड़ी अपडेट सामने आई है। कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेज अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। यह आदेश प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कारणों से जारी किया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं ऐसा क्यों किया गया। जानकारी के मुताबिक घाटी में विरोध प्रदर्शन काफी तेजी से चल रहे हैं, खासकर वो प्रदर्शन जो हाल ही में खबरों में आई घटना से जुड़े हैं। इन प्रदर्शनों के चलते जिले के कुछ इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि ये फैसला एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक कश्मीर घाटी में सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बच्चों और स्टाफ को बचाया जा सके। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जैसे ही हालात शांत होंगे, स्कूल और कॉलेज फिर से खुल जाएंगे। फिलहाल ये फैसला 2 मार्च और 3 मार्च 2026 को लागू रहेगा। अब सवाल ये भी उठता है, क्या इस बंदी का असर केवल शिक्षा पर ही है? दरअसल प्रदर्शन और विरोध के चलते कश्मीर घाटी में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस वजह से आम लोगों की आवाजाही और दैनिक जीवन पर प्रभाव दिख रहा है। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में की गई है। बताया जा रहा है कि हालिया हमलों के दौरान ये घटना हुई, जिसके बाद पूरे ईरान में शोक का माहौल है। आपको बता दें, अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। देश की सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर अंतिम फैसला उन्हीं का माना जाता था। ऐसे में उनकी मौत को मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच हमले हुए थे। उसी दौरान ये घटना सामने आई। हालांकि इन हमलों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की खबर भी सामने आई है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की आंतरिक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका और इजरायल की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने शांति और संयम बरतने की अपील की है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि ईरान की अगली रणनीति क्या होगी और क्षेत्र में आगे क्या घटनाक्रम सामने आते हैं। और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से पाकिस्तान से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ये हिंसा गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू इलाके में भड़की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय कार्यालय को निशाना बनाया, बल्कि कुछ सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में धुएं के गुबार और भीड़ को नारेबाजी करते देखा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद किए जाने की भी खबर है, ताकि अफवाहें न फैलें। अब सवाल ये है कि मामला इतना भड़क क्यों गया? विश्लेषकों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में भावनाएं उग्र हैं। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ईरान के प्रति सहानुभूति और समर्थन देखा जाता है, और उसी का असर इन प्रदर्शनों में दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यूएन जैसी वैश्विक संस्था के दफ्तर पर हमला गंभीर मामला माना जाता है। फिलहाल पाकिस्तान के संबंधित इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो आज सुबह की ये बड़ी खबर यही है। पाकिस्तान में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और गुस्साए भीड़ ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में आग लगा दी। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। देश के एक प्रमुख राजनीतिक नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, तो ये समय और तरीका दोनों गलत थे। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि रमजान का महीना मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और इस दौरान युद्ध या हमला करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील समय में इस तरह का सैन्य कदम उठाया जाना वैश्विक अशांति को जन्म दे सकता है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में हुई रणनीति के तहत ईरान पर हमले हुए थे। इन हमलों के बाद ही ओवैसी ने अपना ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि युद्ध या सैन्य कार्रवाई न केवल मानवीय दृष्टि से गलत है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और भी बिगड़ सकती है। उनका कहना था कि इस तरह के कदमों से आम इंसान को ही भुगतना पड़ता है और वैश्विक शांति खतरे में पड़ जाती है। ओवैसी का ये बयान खासकर भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच चर्चा का विषय बन गया है, जहां रमजान का महीना अभी चल रहा है। उन्होंने केंद्र और विदेश विभाग से अपील की कि भारत द्वारा वैश्विक मंचों पर ऐसे संवेदनशील मसलों पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की जाए। विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर घरेलू नेताओं का ये रुख एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये बयान असल में इस वैश्विक विवाद की समय पवित्र दुबई से चौंकाने वाली खबर को लेकर चिंता को उभार रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख शहर दुबई में हाल ही में कई धमाके हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसी वजह से दुबई के सभी हवाई अड्डों पर हवाई उड़ानों को 2 मार्च 2026 तक रद्द कर दिया गया है। यानी इस दौरान कोई भी उड़ान दुबई से नहीं जाएगी और न ही दुबई में कोई जहाज उतर पाएगा। ये ऐलान सुरक्षा कारणों से किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। अब सबसे पहले समझते हैं, आखिर ये धमाके कैसे और क्यों हुए। दुबई प्रशासन ने फिलहाल धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन उनके कारणों पर विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। हालांकि स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुबई कई देशों का हवाई केंद्र भी माना जाता है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां से उड़ान भरते हैं और यात्रियों के लिए ट्रांजिट हब का काम भी होता है। ऐसे में उड़ानों का रद्द होना सीधे तौर पर वैश्विक यात्रा योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये इकलौता शहर है जहां सुरक्षा खतरा बढ़ा है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सिर्फ दुबई में ही धमाकों के बाद ये कदम उठाया गया है, लेकिन आसपास के खाड़ी देशों ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। सारी निगाहें इस बात पर हैं कि आगे क्या स्थिति बनती है और क्या धमाकों का कहीं और असर दिखेगा। दुबई प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने यात्रियों से सलाह दी है कि वे अपने एयरलाइन से नियमित अपडेट लेते रहें। तो आज सुबह की बड़ी खबर यही है कि दुबई में कई धमाके हुए हैं और इसी वजह से 2 मार्च तक सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है और स्थिति पर नजर बनी हुई है। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे दर्दनाक खबर से। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। रविवार सुबह यहां राउलगांव के SBL एनर्जी लिमिटेड नाम की विस्फोटक बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में एरनभूत विस्फोट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और जिला प्रशासन की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस भीषण धमाके में कम से कम 15 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
बताया जा रहा है कि विस्फोट सुबह लगभग 7 बजे से 7:15 बजे के बीच हुआ, जब सुबह की शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और फैक्ट्री में मजदूर उपस्थित थे। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की संरचना ध्वस्त हो गई और आसपास के इलाके में भी धुएं और आग की लपटें दिखाई दीं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घायल लोगों को बचाने तथा मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को बेहद दुखद और अफसोसजनक बताया है और मामले की तीव्रता से जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और पीड़ितों को सहायता देने का भरोसा दिलाया है। ये हादसा भारत के कई हिस्सों में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोटक पदार्थों से संबंधित उद्योगों में नियम और निगरानी को और कड़ा करना जरूरी है ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की एक खूबसूरत खबर की। न्यूली मैरिड कपल रश्मिका मंडन्ना और विजय देवराकोंडा शादी के बाद पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। शादी के 7 फेरे लेने के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि कपल ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और अपने नए जीवन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में दोनों बेहद सादगी भरे पारंपरिक लिबास में नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो और तस्वीरों में विजय अपनी पत्नी रश्मिका का हाथ थामे नजर आ रहे हैं और उन्हें भीड़ से सुरक्षित निकालते दिख रहे हैं। फैंस को दोनों की ये केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। खास बात यह है कि शादी के बाद इस कपल ने देश भर में अन्नदान का भी आयोजन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा, जो उनके इस नए सफर की एक सकारात्मक और सामाजिक शुरुआत मानी जा रही है। फैंस लंबे समय से इस जोड़ी को लेकर चर्चाएं कर रहे थे और अब शादी के बाद पहली झलक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर #रश्मिका विजय वेडिंग ट्रेंड कर रहा है। हालांकि कपल की ओर से शादी को लेकर आधिकारिक विस्तृत बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी मंदिर यात्रा और अन्नदान की खबर ने फैंस के बीच खुशी की लहर पैदा कर दी है। एक और राजनीतिक बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सियासी माहौल गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण में पीएम मोदी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और द्राविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम यानी डीएमके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान पुडुचेरी में विकास की गति धीमी रही और भ्रष्टाचार ने जनता के हक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पुडुचेरी के बुनियादी ढांचे, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे स्थिर और विकास उन्मुख सरकार को समर्थन दें। इस दौरान पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की और कहा कि राज्य में कई परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब बात करें राजनीतिक असर की। विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इससे सियासी समीकरणों पर असर पड़ सकता है और चुनावी माहौल और तेज हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके की तरफ से भी पलटवार की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष का कहना है कि ये बयानबाजी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो मिडिल ईस्ट के तनाव का सीधा असर भारत के एक परिवार पर दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दंपति अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए दुबई और अबू धाबी गए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात और बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वे वहीं फंस गए हैं। मेरठ के रहने वाले राजा सलूजा और उनकी पत्नी छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन अचानक क्षेत्र में हालात बिगड़ गए। दंपति का कहना है कि उन्हें वहां से मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हालिया सैन्य तनाव के कारण कई हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उनका भारत लौटना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट पर भीड़ और अनिश्चितता का माहौल है। दंपति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे लगातार एयरलाइंस और भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक वापसी की स्पष्ट तारीख नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि परिवार वाले भारत में बेहद चिंतित हैं और वे खुद भी तनाव में हैं। मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाओं के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर सिर्फ देशों की राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा प्रभाव डालता है, और यह घटना उसी का उदाहरण है। फिलहाल ये दंपति सुरक्षित है, लेकिन उड़ानों के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहा है।
जैसे ही हवाई सेवाएं सामान्य होंगी वे भारत लौट सकेंगे। तो आज सुबह की ये खास खबर यही है। मेरठ का एक दंपति जो अपनी सालगिरह मनाने दुबई गया था, अब मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच वहीं फंसा हुआ है और मिसाइलों की आवाज़ों के बीच वापसी का इंतजार कर रहा है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली करीब 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला उस समय लिया गया जब इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध और अलर्ट जारी कर दिए गए। कई देशों ने अपने एयरस्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है या उड़ानों के रूट बदल दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से कंफर्म करके ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हों। कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन उड़ानों को रद्द किया गया है उनमें दुबई, अबू धाबी, दोहा, तेहरान और अन्य खाड़ी देशों के रूट शामिल हैं। एयरलाइंस सुरक्षा कारणों से जोखिम नहीं लेना चाहती और इसलिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अब सवाल ये है कि इसका असर कितने दिनों तक रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं होते तब तक उड़ानों में व्यवधान जारी रह सकता है। कुछ उड़ानों को वैकल्पिक रूट से संचालित किया जा रहा है, लेकिन इससे यात्रा समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं। भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो आज सुबह की बड़ी खबर यही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा है, जहां करीब 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। यात्रियों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। आज के लिए इतना ही। अब कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल को